इस वीडियो में पढ़ रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और यह है वीडियो नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का। तो आइए हम पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में पढ़ना है हमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में और उसके सेक्टर्स के बारे में कि आखिर इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, इनमें कौन कौन से जॉब्स इंक्लूड होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या काम करते हैं। इस चीज़ को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर सारे वर्ल्ड के जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है सभी की बात की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि आप ये जो पिक्चर्स हैं यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरीके के काम कर रहे हैं। कोई यहाँ पर पोस्ट पहुंचा रहा है, कोई यहाँ पर सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, कोई ईंटें बना रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई कपास उगा रहा है। तो इस तरीके से आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो आपको अपने आसपास बहुत तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगे। कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो सामान का उत्पादन करती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो सर्विसेज होती हैं, जैसे किसी का हेल्प करना किसी काम में, या फिर बहुत तरह के काम होते हैं जो कि आपके आसपास मेरे आसपास हमेशा होते रहते हैं। तो तो आखिर हम इन एक्टिविटीज़ से क्या समझते हैं और कैसे समझते हैं। तो देखिए, सबसे आसान तरीका ये है कि देखिए, ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको आप अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं इनके आधार पर, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया के आधार पर। जैसे ये क्या सामान उत्पादन करते हैं, या फिर सामान उत्पादन करते हैं, या फिर ये कोई हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, या फिर इसको कोई सामान का ये प्रोडक्शन करते हैं। इस तरीके से जो अलग अलग एक्टिविटी है उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है और उसी को हम एक तरीके से सेक्टर कहते हैं, सेक्टर्स। जैसे अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो जनरली उसमें 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियर सेक्टर। तो देखिए, जो प्राइमरी सेक्टर होता है उस प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन की चीज़ें होती हैं, जैसे जो नेचुरल प्रोडक्शन, नेचुरल चीज़ें हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे आप खेती के सारे वर्क जो हैं वो आपके प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। माइनिंग का वर्क जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, खेती में हम जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, और माइनिंग में हम क्या करते हैं, माइनिंग में जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, हमारा क्रूड ऑयल हो गया या फिर कोल हो गया, उनको निकालते हैं। तो ये सभी हमारे प्राइमरी सेक्टर में आ गए। और इसके बाद हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है और इस तरीके के काम आते हैं। यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर में जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई उनको अगर हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि अगर आप देख लें कि कोई बिस्किट बनता है, तो बिस्किट कैसे बनता है, तो पहले आटा आता है, फिर मैदा आता है, इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है प्राइमरी सेक्टर का। फिर वो आता है फैक्ट्री में और फैक्ट्री में उसको प्रोसेस करके बिस्किट्स बनाए जाते हैं। तो ये जो बिस्किट के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये हमारा आ गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। लेकिन इसके पहले जो हमारा प्रोसेस था आटा बनाने का और नेचुरल चीज़ें प्रोड्यूस करने का, तेल बनाने का और भी चीज़ें बनाने का जो कि इस सेक्टर में यूज़ हुई, वो हमारा आ गया प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी। और इन काम को करने के लिए अगर हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे इन लोगों को हेल्प करने के लिए सरकार ने कोई हेल्पलाइन बैठाई हुई है, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग काम कर रहे हैं उनको एजुकेट करने के लिए अगर स्कूल खोले गए हैं या फिर कॉलेज खोले गए हैं, तो इन सभी कामों को करने के लिए तो ये जो काम हो गए जो कि इन दोनों एक्टिविटीज को, प्राइमरी सेक्टर के एक्टिविटीज को और सेकेंडरी सेक्टर के एक्टिविटीज को हेल्प करते हैं, ये हमारे टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो इकोनॉमी है उसमें सेक्टर्स डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर सिंपली यही बताया गया है। तो इसको मैं फिर से रिवाइज आपको करा देता हूँ और इसको मैं फिर से आपको पढ़ भी देता हूँ। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम देखने वाले हैं। तो देखिए, बहुत तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं जिनको कि यूज़ किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज जिनमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमारा कल्टीवेशन हो गया कॉटन का, तो ये डिपेंडेंट होता है किस पर, नेचर पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होता। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं। तो देखिए, ये जो प्रोडक्ट होता है, इस एक्टिविटी का जो प्रोडक्ट होता है कॉटन, ये क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है। तो इस तरीके के जितने भी एक्टिविटीज होंगे जिनमें जो प्रोडक्ट होगा वो नेचुरल प्रोडक्ट होगा, वो
उन एक्टिविटीज को हम प्राइमरी सेक्टर के एक्टिविटीज में रखते हैं, जैसे डेयरी हो गया या फिर हमारा एनिमल हस्बेंड्री हो गया और भी चीजें हो गई जिनसे हम नेचुरल प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, बनाते हैं, उन सभी को हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। क्योंकि ये सेक्टर जो होता है, इस सेक्टर में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी को नेचर द्वारा क्रिएट किया जाता है, मतलब नेचर से क्रिएट होते हैं, इसलिए हम इन्हें प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। तो इसके बाद हमारा आ गया दूसरा सेक्टर और वो है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज आते हैं जिनको कि नेचुरल प्रोडक्ट को प्रोसेस करके बनाया जाता है। जैसे अगर आप देख लें, कॉटन आया, कॉटन से फिर आगे चलकर धागा बनाया जाएगा और धागा से फिर हमारे कपड़े बनाए जाएंगे। तो ये धागा बनाने का जो प्रोसेस है और ये कपड़े बनाने का जो प्रोसेस है, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। और वहीं जो हमारा कॉटन प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट है वो क्या है, वो एक मैन मेड प्रोडक्ट है, वो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। वही हमारा प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट है कॉटन, ये क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसको नेचर द्वारा बनाया जाता है। हम इसके प्रोडक्शन करने वाले लोग नहीं होते हैं, हम इसमें केवल एक प्रोसेस में हम इन्वॉल्व केवल होते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, तो जो टर्शियरी सेक्टर है वो एक तरीके से इन दोनों से काफी अलग है, क्योंकि ये डायरेक्टली कोई एक तरीके से सेक्टर नहीं है, इसमें हम कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। उसका रीजन ये है कि ये जो सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर में जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, ये इन दोनों एक्टिविटीज को हेल्प करती हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर के एक्टिविटीज को और सेकेंडरी सेक्टर के एक्टिविटीज को हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हमारे टीचिंग का प्रोफेशन हो गया, या फिर हमारा जो इस कॉलेज के काम हो गए, या फिर अगर कोई कैंटीन चला रहा है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, तो ये सभी जो काम हो गए, कोई होटल चला रहा है, तो ये सभी काम जो हो गए ये हमारे टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, क्योंकि इसमें हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, इसमें हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल में जो कि प्राइमरी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन का अगर हम काम कर रहे हैं तो वो हमारा आ गया टर्शियरी सेक्टर में ट्रक्स के द्वारा या ट्रेन्स के द्वारा। और इसके साथ ही बहुत अलग, अगर कोई गोडाउन चला रहा है तो वो टर्शियरी सेक्टर में आ गया। तो अगर टेलीफोन का हम यूज कर रहे हैं, लेटर्स का यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, एक्टिविटी इस प्रोसेस में हो रही है, टेलीफोन चलाने के प्रोसेस में, लेटर्स पहुंचाने के प्रोसेस में, तो ये सब हमारे टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं। इसके बाद हमारा जो बैंक्स आ गए, ये टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सभी जो हमारे सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं। इसके बाद जो सर्विस सेक्टर है उसमें कुछ एसेंशियल सर्विसेज भी आती हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल, जो मैंने पहले ही बताया, टीचर्स, डॉक्टर्स, वाशरमैन्स, बार्बर्स, कॉबलर्स, ये सभी लोग जो हैं, ये जितने भी सर्विसेज हैं ये टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। तो आप अपने आसपास देखें तो आपको एक तरीके से पूरा अंदाजा लग जाएगा कि ये किस तरीके से काम होता है, ये किस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। तो आप अपने आसपास देखिए कि आखिर कौन से लोग हैं जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसमें आपको किसान आ जाएंगे और फिर आपको डेयरी फार्म चलाने वाले आ जाएंगे। सेकेंडरी सेक्टर जो हो गया, आप अपने आसपास देखें कि लोग जो हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट को लेकर उसको प्रोसेस करके अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर आ जाएगा। तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें अगर कोई कॉटन से धागा बना रहा है, अगर धागे से हमारा कपड़ा बना रहा है, इस तरीके के जो काम है, जैसे कि कोई बिस्किट बना रहा है, हमारा ब्रेड जो होता है, ब्रेड हम खाते हैं, वो अगर बना रहा है, तो ये सभी चीजें जो हैं ये हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं। और इसके बाद आप देखें कि कोई टीचर आपके आसपास होगा, कोई आपके आसपास डॉक्टर होगा, कोई आपके आसपास सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, या फिर और भी बहुत तरह के काम होंगे जो कि डायरेक्टली किसी भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक तरीके का जॉब कर रहे हैं जो कि हेल्प करता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के एक्टिविटीज को। तो ये सभी जो हो गए ये टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर और भी चीजें जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गए, एटीएम बूथ्स हो गए, कॉल सेंटर, इंटरनेट कैफे, ये सभी हमारे टर्शियरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। और तो यहाँ पर देखिए टेबल दिया गया है, तो टेबल इसको आप खुद से ही कर लें।
तो यहां पर सिंपली बताया गया कि देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 3 अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं, लेकिन ये जो है एक दूसरे पर काफी डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को हेल्प ना करे तो दूसरा सेक्टर अकेले सरवाइव नहीं कर सकता है। तो इस एक्टिविटी को आप खुद से कर लें और इसके बाद ये भी कर लें, लेट्स वर्क दिस आउट। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। अब हम इन 3 सेक्टर्स को कंपेयर करने वाले हैं। तो देखिए जो अलग अलग तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के, वो बहुत बड़ी संख्या में गुड्स और सर्विसेज का निर्माण करती हैं। और ये जो 3 सेक्टर्स हैं इनमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है काम करते हैं, जॉब करते हैं, जो कि इन गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं। और अगर हम अगला स्टेप देखें तो यहाँ पर बात आता है कि हम कितनी बड़ी संख्या में गुड्स और सर्विसेज का निर्माण करते हैं और कितने लोग इन सभी सेक्टर्स में काम करते हैं। तो अगर एक खास इकोनॉमी की बात करें तो वहां पर एक या एक से ज्यादा कोई ऐसा सेक्टर हो सकता है जो कि डोमिनेंट हो, यहाँ यानी कि उस सेक्टर में बहुत बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हो, या फिर उस सेक्टर का जो जीडीपी में सपोर्ट है वो काफी ज्यादा है, हिस्सा बहुत ज्यादा है। तो इसी तरीके से हर इकोनॉमी में कोई ना कोई सेक्टर होता है जिसका एक तरीके से उस देश के जीडीपी में डोमिनेंस होता है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर हम एक तरीके से काउंट कैसे करेंगे कि जो गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका टोटल प्रोडक्शन क्या है, इस सेक्टर का, हर एक सेक्टर का टोटल प्रोडक्शन क्या है, इसको हम काउंट कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, हजारों तो बहुत कम हो गया, करोड़ों की संख्या में गुड्स और सर्विसेज बनाए जा रहे हैं साल में, और इसके साथ ही हजारों लाखों की संख्या में लोग इन सभी सेक्टर्स में काम करते हैं। तो आखिर इस पूरे कैलकुलेशन को कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है इसको कैलकुलेट करना एक तरीके से इम्पॉसिबल टास्क है। तो देखिए ये तो एक तरीके से हम देखें तो रियलिटी में है, एक तरीके से इम्पॉसिबल टास्क है और बहुत लेंदी टास्क है। इम्पॉसिबल हम नहीं कह सकते, बहुत हेवी टास्क है, बहुत लेंदी टास्क है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ये एक तरीके से करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये देश के स्थिति को बताता है कि आज हमारी देश किस स्थिति में है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि आखिर इतने बड़ी संख्या में कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कितना बन रहा है, इस नंबरिंग तो हम एक तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितने कंप्यूटर्स बन रहे हैं, कंप्यूटर में कितने चिप्स बन रहे हैं, फिर आपके कितने मोबाइल फोन्स बन रहे हैं, कितना जूट हो रहा है, कितना आलू प्रोड्यूस हो रहा है, कितना आटा प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरीके से जो कैलकुलेशन है ये बहुत लेंदी हो सकता है। इसलिए जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एक दूसरा सुझाव अपनाया, एक दूसरा तरीका अपनाया, जिसमें कि जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं उनके वैल्यूएशन को सिर्फ कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 10,000 किलो वीट प्रोड्यूस हो रहा है तो यहां पर यह हिसाब नहीं रखा जाता कि 10,000 केजी वीट प्रोड्यूस हो रहा है। यहां पर जो इकोनॉमी है उसका वैल्यूएशन करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए यहां पर यह ध्यान रखा जाता है कि 10,000 किलो जो वीट है वो कितने केजी में बिका, तो 8 रुपए पर केजी पर बिका। तो इसलिए यहां पर टोटल वैल्यूएशन कितना हो गया, 80,000। तो सिंपली जो इकोनॉमी को वैल्यूएशन करने के लिए कैलकुलेशन होगा उसमें कहा जाएगा कि इकोनॉमी में जो वीट का सपोर्ट था वो कितना था, 80,000 रुपीज का था। इस तरीके से यहां पर ज्यादा हो गया, 80,000 रुपीज का था। और इसी तरीके से अगर 5,000 जो कोकोनट है वो 10 रुपए बिके तो 50,000 रुपए इसका वैल्यूएशन हो गया। इस तरीके से किया जाता है ताकि जो एक तरीके से लेंदी प्रोसेस है हर एक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का कि कितना कौन प्रोडक्ट बना, कैसे बना, ये बहुत लेंदी हो सकता है, इसलिए इस तरीके को अपनाया जाता है। और इसी तरीके से जो सभी तीन सर्विसेज हैं, 3 सेक्टर्स के जो गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए जाते हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर हमें एक रिजल्ट मिलता है जिसे कि हम जीडीपी कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यहां से पढ़ेंगे इस टॉपिक से, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 और यह वीडियो नंबर 2 इस चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो किया है इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उस वीडियो को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में आधा टॉपिक से मैं शुरू कर रहा हूं, यहां तक मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ा था और इसके बाद मैं यहां से शुरू करूंगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को।
तो देखिए पिछले वीडियो में हमने लास्ट यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ा था कि आखिर किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी एक्टिविटी का हम वैल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जब भी हम किसी एक प्रोडक्ट का या फिर कोई भी प्रोडक्ट का वैल्यूएशन करते हैं ताकि हम पूरी इकोनॉमी को एक तरीके से नाप सके कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, कितनी है, तो उसके लिए हम प्रोडक्ट के नंबर्स को काउंट नहीं करते बल्कि उनके रुपीस में वैल्यूएशन कितना है इसको काउंट करते हैं। तो उस चीज में यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं कि आप जितनी भी प्रोडक्ट आपने इकोनॉमी में बना रहे हैं या फिर कोई भी सेक्टर में बना रहे हैं तो उसको आप एक तरीके से ऐड करें, उसको आप वैल्यूड करें, उसको आप मापें नहीं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज हैं उसको ही आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो फाइनल गुड और फाइनल सर्विसेज का क्या मतलब हुआ? फाइनल गुड और फाइनल सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि देखिए कॉटन की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन प्रोड्यूस हुआ, कॉटन से फिर धागा बनता है, धागा बन गया और धागा से फिर जाकर कपड़ा बनता है जो कि मार्केट में बिकता है। तो अगर कपड़ा आप जाकर खरीदते हैं तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। अगर आप जाकर धागा खरीदते हैं मार्केट से तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन आप अपने घर में सिलाई के लिए धागा खरीदते होंगे तो उस कंडीशन में ये धागा फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप कपड़े जाकर खरीदते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट ये है कपड़ा, और उस समय में आप अलग से इस धागे का वैल्यूएशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे और इस कॉटन के वैल्यूएशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये होता है क्यों? उसका रीजन ये है कि आप जब कपड़े का दाम देते हैं तो उस दाम में आपका धागा का भी कीमत होता है इंक्लूडेड, आपके कॉटन का दाम भी इंक्लूडेड होता है। उस पूरे प्रोसेस में जितना भी पैसा खर्च हुआ या फिर लोगों ने जितनी भी प्रॉफिट कमाई वो सभी चीजें उस कपड़े के दाम में इंक्लूडेड होती हैं। इस वजह से इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि कोई फार्मर है जो कि वीट बेचता है, वीट प्रोड्यूस करता है और वो 8 रुपये बेचता है, 8 रुपीस पर केजी बेचता है, और इससे फिर जाकर व्हीट फ्लोर बनाया जाता है जो कि 10 रुपये केजी बिकता है, और फिर वो आगे चलकर एक कंपनी खरीदती है जो कि उसका बिस्किट बनाकर 60 रुपये में बेच देती है। तो इस तरीके से जब हम बिस्कुट को वैल्यूएशन करते हैं और उसको ऐड करते हैं एज अ प्रोडक्ट तो उसके बाद हम इसको नहीं नापते हैं और इसको नहीं नापते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब हम बिस्कुट का दाम देते हैं तो बिस्कुट के दाम में आपके इस प्रोसेस का भी वीट से वीट फ्लोर बनाने का भी प्रोसेस इंक्लूडेड होता है, इसका कीमत भी इंक्लूडेड होता है, और उसके पहले जो भी वीट बनाने में जो भी खर्च हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ सारा प्रोसेस उसका दाम भी इसमें इंक्लूडेड होता है। तो इस वजह से हम इन सभी तीनों को अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जो बिस्कुट कंपनी है जो फ्लोर यूज करती है या फिर शुगर, ऑयल, जितनी भी चीजें वो यूज करती है अपने प्रोसेस में, उन सभी का जो दाम है इस बिस्किट के दाम में इंक्लूडेड होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई कंपनी जो है वो बिस्किट बना रही है तो सिर्फ उसमें आटे का यूज करेगी, उसके अलावा बहुत चीजें यूज करती है, जैसे तेल यूज करती है, बिजली यूज करती है, और भी चीजें यूज करती है। तो उन सभी चीजों को अलग से इकोनॉमी में ऐड नहीं किया जाता है, केवल फाइनल प्रोडक्ट जो निकलता है, फाइनल प्रोडक्ट, उसी को ऐड किया जाता है और उसी के हिसाब से वैल्यूएशन होता है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज को क्यों काउंट किया जाता है। उसका रीजन यह है कि जो सभी चीजें उसके पहले प्रोसेस में यूज की गई हैं उनका जो वैल्यू है वो पहले ही से इंक्लूडेड है उन सभी चीजों में, और इसी वजह से हम उसको ऐड नहीं करते हैं। तो इसके बाद अब हम यहाँ से पढ़ते हैं क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को हमने सिंपली समझ लिया। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year। तो देखिए जो वैल्यू है, जो भी फाइनल प्रोडक्ट या फिर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए किसी एक खास सेक्टर द्वारा एक खास ईयर में, वो उसकी सेक्टर के टोटल प्रोडक्शन को बताते हैं। और जो टोटल प्रोडक्शन का एडिशन है तीनों सेक्टर्स का, उसको मिलाकर हम कहते हैं क्या? जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है और
जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, इसमें कितना फाइनल प्रोडक्ट बना, इसमें कितना फाइनल प्रोडक्ट बना और इसमें कितना फाइनल प्रोडक्ट बना, इन तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें एक आंकड़ा मिलता है जिसे कि हम जीडीपी कहते हैं, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आखिर ये जीडीपी होता क्या है? जीडीपी कहने का मतलब, जीडीपी से ये मतलब है कि एक देश में एक साल के अंदर कितनी मात्रा की, कितनी कीमत की कोई भी वस्तुएं बनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में अगर कंप्यूटर बनता है तो कंप्यूटर का कीमत हम जोड़ देंगे, कंप्यूटर प्लस अगर हमारे देश में बिस्किट बनता है तो बिस्किट का कीमत जोड़ देंगे प्लस, और उसमें अगर हमारा कपड़ा बनता है तो कपड़ा का क्लोथ का कीमत जोड़ देंगे प्लस, और प्लस जितनी भी सारी चीजें हमारे देश में बनी है सभी को हम जोड़ देंगे। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बात हो रही है, रॉ मटेरियल की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। जो भी फाइनल प्रोडक्ट हमने यूज किया है, मेरा मतलब है बना है हमारे देश में, उनको जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें एक आंकड़ा मिलता है जिसे हम जीडीपी कहते हैं। तो आप हमेशा न्यूज में सुनते होंगे कि इस देश का जीडीपी इतना परसेंट बढ़ा, इस देश का जीडीपी इतना परसेंट बढ़ा। तो जीडीपी यही है कि हमारे देश में जितनी भी चीजें बनी उन चीजों का कीमत कितना था। तो उसी तरीके से आप देखेंगे तो चाइना में बहुत बड़ा है जीडीपी इंडिया से, क्योंकि वहां पर जो चीजें बनती है वो सभी चीजों का जोड़ का जो आंकड़ा है वो इंडिया के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है, उनकी कीमत का आंकड़ा वो इंडिया के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो देखिए इंडिया में जो ये पूरा प्रोसेस है काउंट करने का, जीडीपी काउंट करने का, या फिर कौन सेक्टर, किस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, इन सभी चीजों का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। तो ये जो मिनिस्ट्री है ये दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हेल्प से सभी इंडियन स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरीज में ये एक तरीके से सर्वे करती है, कैलकुलेशन करती है, और सभी फिर अंतिम में जाकर हमें गुड्स और सर्विसेज और उनके प्राइसेस को बताती है, और उसके बाद हमें जीडीपी का आंकड़ा देती है। तो इसके बाद एक और टॉपिक इसी में हम पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, यानी इतिहास में जो सेक्टर्स हैं उनमें क्या चेंजेस आया है पहले। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नोट करने वाली बात है कि बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्री आज हम कहते हैं उनके अगर हिस्ट्री की बात करें तो शुरुआती दिनों में वो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस वहां पर चल रहा था, तो उस समय में जो प्राइमरी सेक्टर था वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर इकोनॉमी का हुआ करता था। तो आज के अगर आप 20-30 साल पहले के इंडिया को देखें तो आज के 30 साल पहले इंडिया में भी जो एक तरीके से लीडिंग सेक्टर होता था, मोस्ट डोमिनेंट सेक्टर होता था, वो प्राइमरी सेक्टर होता था। लेकिन आज आप देखेंगे तो आज ऐसा नहीं है। आज हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। तो इसके बाद बहुत तरह के चेंजेस आए वहाँ के सोसाइटी में, वहाँ की इकोनॉमी में। तो उसका रीजन ये था कि देखिए फार्मिंग में जो चेंजेस आए और एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो ज़्यादा पैसे कमाने लगा, ज़्यादा लोग रिच होने लगे, लोगों को ज़्यादा अच्छा मुनाफा होने लगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो अब दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगे, क्योंकि उनके पास पैसे थे और वहां पर बहुत बड़ी एक तरीके से बहुत बड़ी संख्या में फूड भी प्रोड्यूस हो रहा था, बहुत चीजें हो रही थी। तो अब लोग दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगे, और इस वजह से दूसरे जो क्राफ्ट पर्सन्स थे या फिर ट्रेडर्स थे उस रूप में काम करने लगे। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप कहीं पे कुछ चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं तो उस प्रोड्यूस चीजों को एक तरीके से ट्रेड भी करना होता है, कि कहीं जाकर उनको बेचना होता है, उसके लिए मार्केट देखना होता है। तो उन चीजों में लोग जाकर इन्वॉल्व होने लगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स के रूप में काम करने लगे, दूसरी एक्टिविटीज में जाकर वो काम करने लगे प्राइमरी सेक्टर के अलावा, यानी प्रोडक्शन के अलावा। इसके अलावा लोग आर्मी में जाने लगे, एडमिनिस्ट्रेटरशिप में जाने लगे। इस तरीके से बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज में जाने लगे जो कि प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड नहीं थी। और इसके बाद इस स्टेज तक, यानी इस समय तक जो चेंज हो रहा था उसमें जो ज्यादातर जो गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे वो नेचुरल प्रोडक्ट्स थे, और ये मेनली प्राइमरी सेक्टर से आते थे, और बहुत बड़ी संख्या में लोग जो थे वो इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। यानी कि अभी हम जैसे देखते हैं इंडिया में, आप देखिएगा तो इंडिया में जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें अभी जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड प्राइमरी सेक्टर में है। उसी तरीके से वहां पर भी वही स्थिति थी। और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, करीब 100 सालों बाद, तो जब मैन्युफैक्चरिंग का नए मेथड आने लगे, यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा और भी चीजें होने लगी, तो फैक्ट्रियां आ गई और एक तरीके से वो एक्सपेंड होने लगी। तो जो लोग पहले फार्म्स में काम किया करते थे,
दिहाड़ी मजदूर के रूप में या फिर हमारे जो लेबर्स के रूप में काम करते हैं, जो लोग पहले फार्म्स में काम करते थे, वो अब वहाँ से शिफ्ट होकर अब बड़ी संख्या में फैक्ट्रीज में काम करने लगे। और जो लोग थे वो फैक्ट्रियों से बने हुए चीज़ों को यूज़ करने लगे सस्ते दामों पर, क्योंकि आप जानते होंगे, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पर पढ़ा होगा कि देखिए, जब ब्रिटेन में सस्ता प्रोडक्शन होने लगा था तो लोग सस्ते होने की वजह से ब्रिटेन के चीज़ों को ज़्यादा खरीद रहे थे मुकाबले की इंडिया में जो चीज़ें बन रही थी। जैसे एग्जांपल में आप कपड़ा का व्यापार ले सकते हैं कि इंडिया का एक तरीके से एक समय में डोमिनेंस था कपड़ा के मार्केट में, लेकिन जब ब्रिटेन से सस्ती चीज़ें आने लगी तो लोग उसको ही ज़्यादा खरीदने लगे, चाहे वो इंडिया में हो या फिर वर्ल्ड के दूसरे इलाकों में। तो यही चीज़, इसी चीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है। और इसके साथ ही जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था वो धीरे धीरे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता गया, और क्योंकि इस सेक्टर में प्रोडक्शन की जो वैल्यूएशन था वो प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा हो गया, और इसमें एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बड़ी संख्या में जनरेट हुआ और बहुत बड़ी संख्या में लोग इस सेक्टर में काम करने लगे। तो देखिए, ओवर टाइम ये जो शिफ्ट हुआ था, इस शिफ्ट में आपने देखा कि किस तरीके से जो प्राइमरी सेक्टर था वो मेन डोमिनेंट सेक्टर से मूव होकर अब हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर था वो बन चुका था। लेकिन अगर हम पिछले 100 साल में देखें तो पिछले 100 साल में भी एक और चेंज हुआ है, जिसमें जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर का डोमिनेंस कम होकर अब जाकर हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो गया है डेवलप्ड कंट्रीज में। और इंडिया में भी बात करें तो इंडिया में टर्शियरी सेक्टर ही डोमिनेंट है। और जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है टोटल प्रोडक्शन के मामले में, और ज़्यादातर जो वर्किंग लोग हैं वो इसी सेक्टर में काम करते हैं। और ये एक तरीके का जनरल पैटर्न देखा गया है सभी डेवलप्ड कंट्रीज में। इंडिया में तो अभी एम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं है, अभी ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते हैं। और तो यहां पर बात आती है कि व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द थ्री सेक्टर्स इन इंडिया। आपसे ये सवाल किया जा रहा है, ओवर द ईयर्स हैव देयर बीन चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व्ड फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। क्या इंडिया में इसी तरीके के चेंजेस हुए हैं जैसा कि हमने डेवलप्ड कंट्रीज में ऑब्जर्व किया? इस चीज़ को हम नेक्स्ट सेक्शन में देखने वाले हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर आगे नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, और इस चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और यह वीडियो नंबर 3 इस चैप्टर का। इसके पहले 2 वीडियोस की हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जहां से आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, इसके पहले जो हमने वीडियो किया था उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से जो प्रोडक्शन है उसको हम नापते हैं कि आखिर प्राइमरी में कितना प्रोडक्शन हुआ, सेकेंडरी में कितना प्रोडक्शन हुआ और टर्शियरी में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो लास्ट जो हमने किया था वीडियो, पिछला वीडियो, उसमें हमने देखा था कि एक क्वेश्चन छोड़ा गया था जिसमें कि टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट तीनों सेक्टर्स में कितना है, और पिछले कुछ सालों में चेंजेस देखे गए हैं नहीं, जैसा कि हमने डेवलप कंट्रीज के एग्जाम्पल में पढ़ा था पिछला वीडियो में। तो इसी चीज को इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ क्या है? जीडीपी बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, यानी इंडिया का जीडीपी बताया गया है और उसको सेक्टर वाइज बांटा गया है। तो यही आपको जो ग्राफ 1 है ये आपको 1973 का डाटा और 2003 का डाटा देता है। और इस दोनों ग्राफ को देखकर एक तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले 30-40 सालों में इंडिया में क्या बदलाव आए हैं। तो आइए हम इस ग्राफ पर थोड़ा ध्यान देते हैं और देखते हैं। तो देखिए, इस ग्राफ को जैसे कि आप देख सकते हैं 1973 का अगर आप ग्राफ देखें तो 1973 में जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था वो सबसे बड़ा सेक्टर था। इसका शेयर आप देख सकते हैं, शेयर इसका सबसे बड़ा है आपके टर्शियरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, उसके मुकाबले। और वहीं आप अगर 2003 को देखते हैं तो 2003 में जो जीडीपी है उसमें सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा हमारा हो चुका है? हमारा सबसे बड़ा सेक्टर सर्विस सेक्टर हो चुका है। उसके बाद हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी ये दोनों आते हैं। तो देखिए,
तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसा हमने डेवलप्ड कंट्रीज के एग्जांपल में पढ़ा था कि पहले तो हमारा प्राइमरी जो सेक्टर हुआ करता था वो मेन सेक्टर होता था इकोनॉमी में, लेकिन उसके बाद फिर हमारा सेकेंडरी सेक्टर आ गया, फिर उसके बाद कुछ 50-100 सालों बाद चेंजेस आ गए जिसमें हमारा टर्शियरी सेक्टर जो था वो मेन सेक्टर हो गया। और यही चेंज हमारे देश में भी आया, लेकिन ये चेंज हमारे देश में करीब 30 सालों में ही आ गया। तो देखिए इसी से रिलेटेड अब हम आगे कुछ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहां पर सिंपली आपसे पूछा जा रहा है व्हाट डज द कंपैरिजन बिटवीन 1973 एंड 2003 शो। तो आखिर ये जो कंपैरिजन है इन 2 सालों का, आखिर ये क्या करता है और क्या कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं इस कंपैरिजन से, हम इस चीज को अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला तो जो कंक्लूजन निकलता है वो कंक्लूजन ये है कि जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है वो अब इंडियन इकोनॉमी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है 1973 के मुकाबले। और अगर पिछले 30 सालों को देखें, यानी कि 2003 से 1973 के बीच में अगर हम देखें तो जो प्रोडक्शन है तीनों सेक्टर्स में बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शियरी सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा है, नहीं, प्रोडक्शन तो हमारा प्राइमरी में भी बढ़ा है, सेकेंडरी में भी बढ़ा है और टर्शियरी में भी बढ़ा है। लेकिन जितना ग्रोथ हमारे टर्शियरी सेक्टर में हुआ है उतना ग्रोथ हमारे सेकेंडरी में भी नहीं हुआ है और प्राइमरी में भी नहीं हुआ है। और इस वजह से जो हम 2003 का ग्राफ देखते हैं उसमें जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है वो एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो चुका है इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करते हुए। यानी अब हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि अब जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे टर्शियरी सेक्टर से आता है और उसके बाद ही हमारा सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर आता है। तो यहां पर आपसे सवाल सिंपली पूछा जा रहा है, व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, देयर कुड बी सेवरल रीजंस। आखिर जब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है ये इंडिया में आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, जबकि हम प्राइमरी और सेकेंडरी को देखते हैं वो भी उन्होंने भी ग्रोथ हासिल किया है, लेकिन ऐसा ग्रोथ उनको क्यों नहीं मिला जितना ग्रोथ हमारे टर्शियरी सेक्टर को मिला। तो इसमें कई पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, तो उन पॉइंट्स को मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूं। तो देखिए पहला पॉइंट ये है कि अगर आप किसी देश की बात करें तो किसी भी देश में बहुत तरह की चीजों की जरूरत होती है, बहुत तरह के सर्विसेज की, जैसे हॉस्पिटल्स की जरूरत होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है, पोस्ट टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, इन सभी चीजों की जरूरत होती है। तो ये सभी जो सर्विसेज हैं इनको बेसिक सर्विसेज कहा जाता है, यानी किसी भी कंट्री में इन सर्विसेज का होना एकदम बेसिक चीज है। और कोई डेवलपिंग कंट्री में, किसी भी डेवलपिंग कंट्री में, जैसा कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो ये सभी काम जो होता है, ये सभी सर्विसेज जो होते हैं इनको गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो इन चीजों को प्रोवाइड नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है डेवलपिंग कंट्री में। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसको हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे क्यों ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा सेकंड पॉइंट। तो देखिए सेकंड पॉइंट ये है कि जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का, यानी जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर है हमारा, उसकी वजह से सर्विसेज का भी डेवलपमेंट होता है। सर्विसेज कैसे सर्विसेज, जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्ट का जो सर्विस हो गया, या फिर ट्रेड हो गया, या फिर स्टोरेज हो गया, इस तरीके की जो सर्विसेज हैं इन सर्विसेज को काफी ज्यादा ग्रोथ मिलता है। और जितना ज्यादा डेवलपमेंट होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का, उतना ही ज्यादा हमारा इस तरीके के सर्विसेज का डिमांड बढ़ता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे लोगों का लेवल राइज होता है तो सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा जो है टर्शियरी सेक्टर के जो सर्विसेज हैं उनमें से कुछ सर्विसेज का डिमांड करने लगता है, जैसे बाहर खाना खाने के लिए, जैसे रेस्टोरेंट्स है उसका, या फिर टूरिज्म का, या फिर शॉपिंग का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, प्राइवेट स्कूल का, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स का। तो इन चीजों को आप सिटीज में जाएंगे तो वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। आप शहर में नहीं रहते होंगे ज्यादातर बड़े सिटीज में, तो इसका रीजन ये है कि देखिए वहां पर शहरों में ऐसा होता है कि जो एक तबका है सोसाइटी का उसके पास काफी पैसा होता है, और वो काफी पैसा होने की वजह से इन चीजों पर कुछ पैसे खर्च करने के लिए तैयार होता है। जैसे वो रेस्टोरेंट्स में जाता है, टूरिज्म के लिए जाता है, शॉपिंग के लिए जाता है, प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को डालता है, प्राइवेट कई तरह के प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। क्यों? उसका रीजन ये है कि उस सोसाइटी के तबके के पास काफी ज्यादा पैसा है, क्योंकि उसका जो ट्रेड है या फिर जो भी वो काम कर रहा है उसमें काफी उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इस वजह से इस तरह की सर्विसेज में वो आसानी से खर्च कर सकता है। इसके बाद हमारा
चौथा पॉइंट है कि देखिए पिछले डिकेड की बात करें, पिछले 10 साल या 15 साल की बात करें, तो कई तरह के नए सर्विसेज आए हैं जो कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जो कि एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल हो चुके हैं किसी भी कंट्री के लिए, जैसे कि हमारा इंडिया है या कोई भी कंट्री के लिए। इन सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है वो काफी रैपिडली राइज कर रहा है, काफी रैपिडली बढ़ रहा है। और चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नए सर्विसेज का और उनके एक्सपेंशन का आखिर क्या रीजन है, इन चीज को हम चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो सर्विस सेक्टर है वो एक समान नहीं बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सर्विस सेक्टर में जितने भी चीजें इंक्लूड होती हैं सभी सेक्टर्स का बढ़ावा हो रहा है। यानी कि अगर हम जैसे सर्विस सेक्टर में बहुत तरह के हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट को आप बात कर लें या फिर आप बात कर ले हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को या स्कूल्स को, सभी को बराबर बढ़ावा नहीं मिल रहा है। कुछ सेक्टर्स जो है वो काफी राइज कर रहे हैं, कुछ सेक्टर जो है वो काफी लो उनमें राइज हो रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि कुछ जो सर्विसेज हैं वो बहुत ही हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स को हायर करते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत बड़ा संख्या जो वर्कर्स का है वो सर्विसेज में इन्वॉल्व है, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, रिपेयर पर्सन्स हो गए, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स हो गए। ये सभी लोग जो हैं ये हमारे छोटे छोटे काम करते हैं और इनका जो इनकम होता है, यानी इनका जो मुनाफा होता है वो बहुत ही कम होता है। और इस वजह से ऐसा नहीं है कि इनको बहुत एक अच्छा लाइफ जीने को मिलता है, ये मुश्किल से ही अपने घर का खर्च चलाने पाते हैं। और उसका रीजन ये है कि इनके पास कोई भी अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी नहीं है काम के लिए। इनके ये जो काम कर रहे हैं वो यही काम उनको करते रहना है, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई दूसरा काम ये जाकर करने लगे। तो इसलिए केवल एक पार्ट जो है इस सेक्टर का वो काफी ग्रो कर रहा है इंपॉर्टेंस में। जैसे कि अगर आप बात कर ले टेलीकॉम सेक्टर की बात कर ले, यानी जो मोबाइल फोन, इंटरनेट हो गया, इससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उनका ग्रोथ जो है दूसरे सेक्टर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और इन चीजों के बारे में आप आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे काफी डिटेल में, तो इसलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अब यहां पर इसी में हमारा टॉपिक आता है, अगला टॉपिक है वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपुल एम्प्लॉयड। लेकिन बात यहां पर सवाल उठता है कि ठीक है हमारा सर्विस सेक्टर तो इंपॉर्टेंट हो चुका है काफी ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी के मुकाबले, लेकिन हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें से कितने प्रतिशत लोग जॉब करने वालों में से किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी प्राइमरी में कितने काम कर रहे हैं, सेकेंडरी में कितने काम कर रहे हैं, टर्शियरी में कितने काम कर रहे हैं, इस चीज को यहां पर हम देखने वाले हैं। तो यहां देखिए ग्राफ 2 जो है हमारा वो दिखाता है कि तीनों सेक्टर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंस है तीनों सेक्टर का वो पिछले 30 सालों में कितना बदला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया में जो चेंज आया है तीनों सेक्टर का जीडीपी में के शेयर में, यानी किस सेक्टर का जीडीपी में कितना शेयर है, ऐसा ही शिफ्ट हमें इंप्लॉयमेंट में नहीं देखने को मिला है। तो अगर आप ग्राफ 3 को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कितने प्रतिशत लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं तीनों सेक्टर्स में 1973 और 2000 के बीच में। तो इस ग्राफ को देख लेते हैं पहले, हम उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पर ग्राफ जैसे कि देख सकते हैं 1973 में करीब हमारे 70% से ज्यादा लोग हमारे प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे, लेकिन हम 2000 ईस्वी में बात करें करीब हमारे 27 सालों बाद भी करीब 60% लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। तो ऊपर आपने देखा कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है हमारा टर्शियरी सेक्टर का वो तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन हम जब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की या फिर हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी, तो हमारा जो चेंज हमें देखने को मिला है हमारे जीडीपी में या फिर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन में तीनों सेक्टर में, वैसा चेंज हमें हमारे एम्प्लॉयमेंट में देखने को नहीं मिला है। यानी कि हमारा एक्सपेंशन तो हुआ है सर्विस सेक्टर का, लेकिन उसमें उतने ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं जितना हमारा एक्सपेंशन हुआ है जिस रेशियो में। तो अगर आप देखें तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो अभी भी कंटिन्यू करता है लार्जेस्ट एम्प्लॉयर के रूप में 2000 ईस्वी को पार करने के बाद भी। अब 2018 का क्या डाटा है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इसलिए मैं यहां पर आपको नहीं बताने पाऊंगा। तो यहां पर यह सवाल उठता है कि जैसा हमने चेंज देखा जीडीपी के रेशियो में कि किस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, आखिर वैसा चेंज हमें एम्प्लॉयमेंट के केस में क्यों देखने को नहीं मिला, एम्प्लॉयमेंट में ऐसा चेंज क्यों नहीं आया। और उसका रीजन यह है कि जितने प्रतिशत में हमारा ग्रोथ हुआ प्रोडक्ट के क्रिएशन में, उतने परसेंट में हमारे जॉब्स का क्रिएशन नहीं हुआ है
सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। यानी जितना ग्रोथ आउटपुट में हुआ है उतना ग्रोथ हमारे जॉब में नहीं हुआ है। इस वजह से एक बड़ा रीजन है कि हम नहीं देखते हैं कि सर्विस सेक्टर में उतने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो पिछले 30 सालों में यानी 1973 से 2003 के बीच में जो 8 गुना बढ़ चुका है। यानी इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना गुना बढ़ा है? 8 गुना। लेकिन जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है? 2.5 टाइम्स, यानी 2.5 गुना बढ़ा है, 2.5 टाइम्स। तो इसी तरीके से हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें भी हुआ है। तो सर्विस सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो करीब 11 गुना बढ़ा है, 11 टाइम्स। और वहीं जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर्विस सेक्टर में वो सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ा है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि एक हमें एम्प्लॉयमेंट में डिस्पैरिटी देखने को मिलती है कि जो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो तो 11 टाइम्स बढ़ चुका है, लेकिन हमारा जो जॉब क्रिएशन है वो सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ा है। तो इस वजह से अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं और सर्विस सेक्टर में हमें उतने ज्यादा लोग काम करते हुए देखने को नहीं मिलते हैं जितना कि उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो इसका रिजल्ट देखिए ये होता है कि अभी भी आधा से ज्यादा वर्कर्स जो है कंट्री में वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, मेनली एग्रीकल्चर में। और ये जो जॉब है यानी जो प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ये अभी क्वार्टर ऑफ जीडीपी प्रोड्यूस करता है, यानी कि 2003 में करीब 25% के आसपास ये प्रोड्यूस करता है। और इसके मुकाबले जो हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है वो हमारे जीडीपी का करीब 75% जो है वो प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। और वो सिर्फ हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है उसके मुकाबले कम लोगों को जॉब देता है। तो इसका मतलब यह है कि जो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर में वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं। तो इसका सीधा मतलब हम यही निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब एक तरीके से क्लियरिफाई यहां पर किया गया है। तो क्लियरिफाई क्या किया गया है? तो इसका मतलब यह हुआ कि एग्रीकल्चर में जितने लोगों की जरूरत है, प्राइमरी सेक्टर में जितने लोगों को काम करने की जरूरत है, उससे काफी ज्यादा लोग वहां पर काम कर रहे हैं। और अगर वहां से कुछ लोगों को काम से निकाल भी लिया जाए या फिर उनको हटाकर दूसरी जगह पर काम पर रख लिया जाए तो हमारा प्राइमरी सेक्टर जो है उसके प्रोडक्शन पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पर अगर ध्यान दे तो यहां पर एक चीज हमारे सामने आती है कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है या फिर जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें जो वर्कर्स हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। अब ये अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है इसको हम यहां पर समझने वाले हैं। तो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल के जरिए हम इस चीज को समझेंगे। तो यहां पर देखिए एक स्मॉल फार्मर है लक्ष्मी, जिसका हम एग्जाम्पल यहां पर देखने वाले हैं, जो कि करीब 2 हेक्टेयर जिसके पास जमीन है जो कि अनइरिगेटेड लैंड है, वो पूरी तरीके से रेन पर डिपेंडेंट है और वो ज्वार और अरहर जैसे फसल उगाती है। और उसकी फैमिली में जो 5 मेंबर्स हैं वो सभी इसी प्लॉट पर काम करते हैं पूरे साल के लिए। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उनके पास कोई और काम नहीं है, कहीं और वो जाकर काम कर नहीं सकते हैं। तो आप एक तरीके से देखेंगे कि उस फैमिली के सभी लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि वो उनमें से कोई आराम भी करता है। लेकिन अगर रियलिटी में हम बात करें तो उनका जो लेबर एफर्ट है वो डिवाइड हो जाता है और उनकी फैमिली में से जो हर एक व्यक्ति है वो कुछ काम कर रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फुल्ली एम्प्लॉयड है, यानी कि वो 24/7 या फिर एक तरीके से फुल्ली जॉब के रूप में वो काम नहीं कर रहा है। कोई 1 घंटे जाकर काम देख लेता है, कोई 2 घंटे जाकर काम देख लेता है, कोई 2 दिन पर जाकर देख लेता है। इस तरीके से लोग वहां पर काम कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसी सिचुएशन को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी कि जहां पर एक आदमी की जरूरत है काम करने के लिए, वहां पर एक की जगह पर 2 या फिर 3 या फिर 4 लोग काम कर रहे हैं, तो उसी को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी कि 4 लोग काम तो कर रहे हैं, लग रहा है कि चारों लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वहां पर जरूरत कितने लोगों की है? सिर्फ एक की। और इसका सीधा मतलब यह हुआ कि देखिए उनकी जितनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, यानी कि मतलब समझिए कि एक व्यक्ति अगर 1 घड़ा बना सकता है, 1 घड़ा बना सकता है 1 दिन में, लेकिन वहां पर 4 लोग मिलकर 1 घड़ा बना रहे हैं, तो यही क्या हो गया? यही हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि 2 हेक्टेयर का जो प्लॉट है उसमें एक आदमी खेती को संभाल सकता है, एक आदमी खेती कर सकता है अकेले ही, लेकिन वहां पर 4 लोग या फिर 5 लोग या फिर 10 लोग मिलकर अगर खेती कर रहे हैं तो इसी को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कि जहां पर एक आदमी से काम चल जाए वहां पर 4 लोगों को जॉब मिल रहा है, 5 लोगों को मिल रहा है, 10 लोगों को मिल रहा है और वो अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो एक आदमी 2 हेक्टेयर में अगर काम करता है तो 4 लोगों को कितने हेक्टेयर में काम करना चाहिए? 8 हेक्टेयर में काम करना चाहिए, लेकिन वो कितने पर कर रहे हैं?
वो सिर्फ 2 हेक्टेयर पर काम कर रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी उनका जितना पोटेंशियल है, जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितना उनका औकात है, उससे वो कम काम कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो देखिए, तो इस तरीके का जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ये एक तरीके से छुपा हुआ होता है। आप रियलिटी में अगर आपने आसपास देखेंगे तो आपको कई बार ऐसा एग्जाम्पल ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन रियलिटी में आपको पता नहीं चलेगा। तो कई बार आपको लगेगा कि कुछ लोग जो है वो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, देखने पर लगेगा कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन रियलिटी में वो अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड हम नहीं कह सकते, अंडर एम्प्लॉयड हैं। और इसी को दूसरे वर्ड में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि वही हो गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो देखिए, यहां पर जो हमने कहानी पढ़ी, उस कहानी में एक कंडीशन हम ऐड करते हैं। कंडीशन क्या हुआ कि एक लैंडलॉर्ड है सुखराम, जो कि आता है और लक्ष्मी के 1 या 2 फैमिली मेंबर को अपने घर पर हायर कर लेता है और अपने फार्म में काम करने के लिए हायर कर लेता है। तो इस वजह से जो लक्ष्मी की जो फैमिली है वो कुछ अब एक्स्ट्रा इनकम कमा सकती है वेजेस के जरिए। और उस छोटे से प्लॉट को देखने के लिए हमें 5 लोगों की जरूरत नहीं थी। इस वजह से अब वहां पर 2 लोग चले भी जाएं तो उस प्लॉट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रोडक्शन पर। और इस वजह से जो हमारा प्रोडक्शन पहले हुआ करता था उस प्लॉट पर, वो भी अब उतना ही होगा। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि 2 लोग जो हैं वो अपने काम से हट सकते हैं और किसी काम में, फैक्ट्री में या फिर कहीं भी काम कर सकते हैं और फैमिली के लिए अर्न कर सकते हैं और उनका जो फैमिली इनकम है उसको इंक्रीज कर सकते हैं और उनका लैंड पर जितना प्रोडक्शन हुआ था उस प्रोडक्शन को भी कैरी कर सकते हैं। तो ये चीज हमने पढ़ी अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो देखिए, यहां तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल देखा, लेकिन रियलिटी में इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसे लाखों फैमिली मेंबर्स हैं, लाखों फार्मर्स हैं लक्ष्मी के जैसे, जहां पर जरूरत से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। यानी कि एक फैमिली के 5 लोग वहां पर काम कर रहे हैं, 10 लोग वहां पर काम कर रहे हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जरूरत कितनी की है? सिर्फ 1 की जरूरत है या फिर 2 की जरूरत है। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि इंडिया में कितनी बड़ी संख्या में अंडर एम्प्लॉयमेंट है या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल इसलिए बहुत एक जरूरी हो जाता है या फिर बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर 1, 2, 10 हजार, 10,000, 1 लाख की बात हो तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जब हम बात करते हैं कि 50% लोग कहां पे एम्प्लॉयड हैं, तो हमारे प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में जब हम देखते हैं तो वहां पर इतने लोगों की जरूरत नहीं है जॉब करने के लिए। और अगर इसमें से हम अगर 20% को रिमूव कर दें या फिर 30% को रिमूव कर दें और हम सिर्फ 20% लोगों को प्राइमरी सेक्टर में जॉब पर रखें, तो भी हमारा जो प्रोडक्शन है प्राइमरी सेक्टर का वो कम नहीं होगा, बल्कि उतना ही रहेगा या फिर हो सकता है बढ़ भी जाए, क्योंकि हमारा जो यहां पर कंडीशन है प्राइमरी सेक्टर में वो अंडर एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन है। तो देखिए, ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में हो सकता है, ये दूसरे सेक्टर में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, हजारों की संख्या में कैजुअल वर्कर्स जो हैं वो सर्विस सेक्टर में, अर्बन एरियाज में काम करते हैं, जो कि डेली एम्प्लॉयमेंट के रूप में काम करते हैं या फिर सर्च करते हैं। तो वो पेंटर्स के रूप में काम करते हैं, प्लम्बर्स के रूप में काम करते हैं, रिपेयर पर्सन के रूप में काम करते हैं या फिर कोई भी दूसरा जॉब करते हैं। और उनमें से जो ज्यादातर लोग होते हैं वो उनको डेली काम नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि साल के 365 डेज उनको काम मिलता है। जब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला या फिर काम मिला तो वो महीने में 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन आपको काम करने के लिए आते हैं, काम करते हैं और फिर चले जाते हैं जब तक उन्हें अगली बार जॉब ना मिले। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर के वो स्ट्रीट पर आपको कार्ड खींचते हुए या फिर कुछ बेचते हुए मिल जाएंगे, जो कि अपना पूरा दिन बिता देते हैं सामान को बेचने के लिए रोड पर, और उनको बहुत ही कम इनकम होता है। तो आप आसानी से इन लोगों को देख सकते हैं जो कि ठेले पर सामान बेचते हैं रोड के साइड में या फिर कुछ और बेचते हैं, तो रेलवे स्टेशन पर कहीं और देख सकते हैं। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, तो ये एक तरीके का अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी उनकी जितनी पोटेंशियल है, जितनी कैपेसिटी है अर्न करने की और या फिर प्रोडक्शन करने की, उतना वो नहीं कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि प्राइमरी सेक्टर में तो ये सिंपली विजिबल है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग काम वहां पर कर रहे हैं। तो ये हर सेक्टर में होता है या फिर हो सकता है।
तो देखिए ये सभी लोग ऐसा आखिर ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा करते इसलिए ये लोग क्योंकि उनके पास कोई दूसरा इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई जॉब है फैक्ट्री में या फिर कहीं और जॉब है जहां पर वो जाकर काम कर सकते हैं, नहीं, उनके पास ऑप्शंस नहीं है कि वो कहीं और जाकर काम करें। तो इस वजह से वो जो काम कर रहे हैं वही वो करते आ रहे हैं या फिर वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए इसके बाद हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स को, और इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं, और यह वीडियो नंबर 4 इस चैप्टर का। इसके पहले 3 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पर प्लेलिस्ट का लिंक है, जहां से आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो देखिए इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था चैप्टर वीडियो नंबर 3 में, वहां पर हमने पढ़ा था कि जो टर्शियरी सेक्टर है उसका इंपॉर्टेंस जो है पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ गया है इंडियन इकोनॉमी में। और उसके साथ ही वहां पर हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर जो सर्विस सेक्टर में बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में है या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में है। और उसके अलावा काफी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जिनको जॉब तो बिल्कुल एक मिली ही नहीं है। तो उन लोगों को हम किस तरीके से उनकी स्थिति सुधार सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं, इसी को हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक का नाम है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। आखिर किस तरीके से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम ऊपर के डिस्कशन की बात करें जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, तो हम वहां पर देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, वहां पर अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति काफी ज्यादा है, काफी खराब है। और इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि सर्विस सेक्टर में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको तो जॉब मिल ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा कैसे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं, इस चीज के लिए हम यहाँ पर कुछ चीजें देखने वाले हैं। यहाँ पर एक तरीके से हम एक एग्जाम्पल देखेंगे या फिर हम कहानी कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरीके से सरकार या फिर समाज, सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकता है। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने लक्ष्मी की बात की थी, जो कि एक किसान है जो कि अपने 2 हेक्टेयर प्लॉट पर खेती करती है, और वो जमीन कैसा है, अनइरिगेटेड है, लैंड है, और उस पर उसका पूरा परिवार जो है वो खेती करता है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि करीब 5 लोग जो थे वो 2 हेक्टेयर के प्लॉट पर खेती किया करते थे, खेती का काम करते थे। और इसलिए हमने कहा था कि वहां पर किस तरीके की स्थिति है, वहां पर अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है या फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। तो आखिर यहाँ पर इस कंडीशन में जॉब्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है या फिर लोगों को अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति से कैसे निकाला जा सकता है। तो इसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि जो सरकार है वो लोन प्रोवाइड कर सकती है बैंक के जरिए या फिर किसी और तरीके से, ताकि जो लक्ष्मी है वो अपने जमीन के आसपास एक कुआं बना सके, वेल बना सके, ताकि वो अपने जमीन को पटा सके, उसमें पानी दे सके, इरिगेशन कर सके। तो इस इरिगेशन की वजह से जो लक्ष्मी अभी तक रेनफॉल पर डिपेंडेंट थी इरिगेशन के लिए, अपने जमीन को पानी देने के लिए, वो अब इरिगेशन साल में किसी भी समय कर सकती है, और एक दूसरा क्रॉप भी ले सकती है रबी सीजन में। और ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वीट है, तो अगर मान लीजिए वीट का वो प्रोडक्शन करती है, वीट को वो अपने खेत में लगाती है, तो मान लीजिए कि वहां से करीब 50 डेज का 2 लोगों के लिए जॉब क्रिएट होता है कि 2 लोगों की जरूरत है 50 दिनों तक काम करने के लिए। इसमें सारा प्रोसेस इंक्लूडेड है, आपका सोविंग हो गया, वाटरिंग हो गया, फर्टिलाइजर देना हो गया, सारे प्रोसेस को मिलाकर। तो इस वजह से इस कंडीशन में अगर हम देखें तो जो हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति थी वो अब पहले के मुकाबले काफी कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले हम मान लीजिए कि वहां पर 2 लोगों के लिए 200 दिनों का जॉब था या फिर काम था, लेकिन अब वहां पर 50 दिनों का काम और बढ़ गया 2 लोगों के लिए। तो इस तरीके से 50 दिनों तक 2 और लोगों को जॉब वहां पर क्रिएट हुआ है। तो वहां पर जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति थी उसमें कुछ सुधार आया, या फिर 2 और लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि वहां पर जॉब क्रिएट हुआ। तो इसके साथ ही मान लीजिए कि सरकार जो है वो नया डैम बना देती है या फिर कैनल्स बना देती है और इरिगेशन प्रोवाइड कर देती है इसी तरीके के फार्म्स में। तो इस वजह से तो ये तो हमने एक लक्ष्मी का एग्जाम्पल देखा है एक छोटे स्तर पर, लेकिन मान लीजिए इस तरीके से अगर पूरा एक कैनल बनाया जाता है सरकार द्वारा, जिसके वजह से करीब लाखों हेक्टेयर की जमीन को अगर
पानी मिलता है और एक दूसरा क्रॉप, तीसरा क्रॉप वो अगर अपने खेत में उगा सकते हैं, तो उस वजह से हम देख सकते हैं कि करीब हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में जॉब जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो एक तरीका ये हो सकता है कि सिंपली इरिगेशन प्रोवाइड करने से या फिर जो जरूरी फैसिलिटीज हैं जो कि एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड हैं, तो इन चीजों को प्रोवाइड करने की वजह से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है उसको हम एक तरीके से सुधार सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इस वजह से जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें ग्रोथ भी हमें देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर उसके आगे हम बढ़ते हैं कहानी को और देखते हैं इसको, तो मान लीजिए कि लक्ष्मी है और इसके जैसे ही किसान जो है जिनको अब पहले से ज्यादा वो खेती कर पा रहे हैं, उगा पा रहे हैं, क्योंकि उनको पानी मिला है और भी दूसरी सुविधाएं मिली हैं, तो इस वजह से उनका जो प्रोडक्शन बढ़ा, तो अब उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो अब मार्केट में जाएंगे बेचने के लिए। अब मार्केट में बेचने के लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी ताकि वो अपने प्रोडक्ट को नियर बाई टाउन में ले जा सकें जहां पर वो इन प्रोडक्ट को बेच सकें। और इसके साथ ही गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करने के लिए, क्रॉप्स को स्टोरेज में इन्वेस्ट करने के लिए, और इसके साथ ही जो रूरल रोड्स हैं उनको उनमें इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि मिनी ट्रक्स या फिर ट्रक्स वहां तक पहुंच सके, ताकि जो लक्ष्मी जैसे किसान हैं वो अब अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके, मार्केट तक ला सके। और इसकी वजह से तो ये जो एक्टिविटी है, ये पूरा प्रोसेस हुआ, ये बहुत तरह के प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, केवल फार्मर्स के लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी जो कि ट्रांसपोर्ट या ट्रेड जैसे सर्विसेज में इंक्लूडेड हैं। क्योंकि पहले तो देखिए जो हमारा एक तरीके से इकोनॉमी था, प्राइमरी सेक्टर का इकोनॉमी, वो कहां तक लिमिटेड था। लक्ष्मी जो थी वो प्रोडक्शन करती थी, वो अपने परिवार का खर्च चलाती थी या फिर थोड़ा मोड़ा जो बच जाता था गांव में ही बेच दिया करती थी। लेकिन अब पहले के मुकाबले लक्ष्मी का प्रोडक्शन काफी ज्यादा है और वो जाती है कहां पर, मार्केट में जाती है बेचने के लिए, बाजार में, शहर में जाती है बेचने के लिए। तो उसके वजह से एक ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस प्रोवाइड करने वाले को भी काम मिला और इसके साथ ही वहां पर मार्केट में जो ट्रेड कर रहा है उसके पास भी प्रोडक्ट आया ट्रेड करने के लिए, तो इनको भी काफी फायदा मिला। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी की वजह से। तो इसी तरीके से अगर देखिए पूरे देश में या फिर बहुत बड़े स्तर पर अगर इस चीज को किया जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो तो ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा मिलेगा, स्टोरेज की जो सर्विस है उसको बढ़ावा मिलेगा, ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, इस तरीके से बहुत चीजों को बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर किसानी पर ध्यान देते हैं, एग्रीकल्चर पर ध्यान देते हैं, प्राइमरी सेक्टर पर ध्यान देते हैं तो सिर्फ एक ही सेक्टर को या फिर किसानों को ही केवल फायदा होता है। उससे रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं या फिर काम हैं उन सभी को फायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर लक्ष्मी के पास ज्यादा पैसे होते हैं तो वो अगले साल फर्टिलाइजर्स खरीदेगी, पंप्स खरीदेगी, मशीन्स खरीदेगी, ट्रैक्टर्स खरीदेगी, हार्वेस्टर खरीदेगी, बहुत सारी चीजें खरीदेगी। तो इस वजह से एक पूरी तरीके से बहुत चीजों में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर बहुत सारी चीजें जो है वो सरकार कर सकती है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए या फिर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। तो देखिए इसके बाद यही बात यहां पर बताई गई है कि देखिए लक्ष्मी की जो जरूरत है वो सिर्फ वाटर तक लिमिटेड नहीं है, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको पानी मिल गया तो उसका सारा काम चल जाएगा। लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, जमीन को कल्टीवेट करने के लिए उसको सीड्स की भी जरूरत है, फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की भी जरूरत है और पंप सेट की भी जरूरत है, ताकि वो पानी को अपने आप पास के कुएं से निकाल सके या फिर नहर से ले सके। लेकिन क्योंकि वो अभी गरीब है इसलिए वो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकती है, सो इसलिए उसे मनी लेंडर से उधार लेना होगा जो कि उससे काफी हाई इंटरेस्ट वसूलेंगे। तो इस के बावजूद, इसके अलावा अगर बैंक प्रोवाइड करने लगे लोन किसानों को काफी सस्ते दाम पर, काफी सस्ते इंटरेस्ट रेट पर लक्ष्मी को लोन अगर दे तो वो आसानी से इन चीजों को खरीद सकती है सस्ते दाम पर और अपने जमीन को कल्टीवेट कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के अलावा हमें दूसरी एग्रीकल्चर जो क्रेडिट जरूरतें हैं उसको भी पूरी करनी चाहिए सरकार को, ताकि वो और भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके या फिर एक तरीके से प्रॉफिट को ज्यादा वो बढ़ा सके। और इसके साथ ही हम इस चीज को चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, मनी एंड क्रेडिट में किस तरीके से क्रेडिट की जरूरत होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए इसके अलावा जो दूसरा तरीका है इस प्रॉब्लम को टैकल करने का, यानी जॉब्स ज्यादा क्रिएट करने का, उसका तरीका यह है कि हम जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनको प्रमोट करें, और जो सेमी रूरल सर्विस एरियाज हैं वहां पर सर्विसेज को प्रमोट करें जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो एम्प्लॉय हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे किसान जो हैं वो अरहर और चिकपी को का प्रोडक्शन करते हैं, वो एक तरीके से दाल मिल को सेटअप करते हैं ताकि जो चिकपी है और अरहर उसको प्रोक्यूर कर सके और प्रोसेस कर सके और इसको शहरों में जाकर बेच सके। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद कोल्ड स्टोरेज को ओपन कर सकें। तो ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फार्मर्स के लिए ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि पोटैटो, ऑनियंस, और उनको बेच सकते हैं उस समय में जब जो प्राइसेस हैं वो काफी अच्छे हो जाएं। तो कई बार आप देखते होंगे कि जब खेती का सीजन आता है, फॉर एग्जांपल आलू के फसल का सीजन आता है, तो उस समय आलू का रेट काफी गिर जाता है, लेकिन जब उसका सीजन खत्म हो जाता है तो उसका जो प्राइस होता है वो काफी ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन अगर ये एक कोल्ड स्टोरेज की सुविधा अगर प्रोवाइड की जाए किसानों को, यानी कि उनको कुछ समय के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए अपने फसल को वहां स्टोर करने की सुविधा दी जाए, तो वो उतने दिनों तक के लिए वहां पर अपने प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं। और जब उनके प्रोडक्ट का कीमत हाई हो जाए, यानी मार्केट में उनके प्रोडक्ट की कीमत हाई हो जाए, तो वो आसानी से उसे जाकर हाई प्राइसेस में बेच सकते हैं। तो इस वजह से वो एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, ज्यादा वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और इसके साथ ही वैसे गांव जो कि फॉरेस्ट एरियाज के आसपास हैं, वहां पर हम हनी कलेक्शन सेंटर क्रिएट कर सकते हैं जहां पर जो फार्मर्स हैं वो अपने वाइल्ड हनी को बेच सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि हम इंडस्ट्रीज को एक तरीके से सेटअप करें जो कि वेजिटेबल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, स्वीट टोमेटो, फ्रूट्स, इन सभी को आउटसाइड मार्केट में बेचे। तो एक तरीके से ये सभी चीजें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी इंडस्ट्रीज में जो कि सेमी रूरल एरियाज में है, और ऐसे इलाके में नहीं जो कि लार्जर अर्बन सेंटर्स हैं। जैसे कि हमारा अगर इस तरीके के काम अगर हम मुंबई में करें तो जो हमारा रूरल एरिया है उस पर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। देखिए इसके बाद एक चीज है, व्हाट ग्रुप्स ऑफ पीपल डू यू थिंक आर अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड इन योर एरिया, कैन यू थिंक ऑफ सम मेजर्स दैट कुड बी टेकन अप फॉर देम। तो यहां पर सवाल आपसे पूछा गया है कि आखिर आप अपने इलाके में ध्यान दीजिए और वहां ये पता लगाइए कि आखिर वे कौन लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं या फिर अंडर एम्प्लॉयड हैं, और उनके लिए क्या आप कोई ऐसा मेजर सोच सकते हैं जिससे कि उनके लाइफ को सुधारा जा सके या फिर बेहतर बनाया जा सके। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहां से हम शुरू करते हैं। तो डू यू नो दैट इन इंडिया देयर आर अबाउट 200 मिलियन चिल्ड्रन इन स्कूल गोइंग एज ग्रुप। तो क्या आपको पता है कि इंडिया में 200 मिलियन यानी करीब 20 करोड़ लोग 20 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी स्कूल जाने की एज में हैं, और इसमें से करीब 2/3 स्टूडेंट ही केवल स्कूल जा पाते हैं, 2/3 स्टूडेंट ही केवल स्कूल पहुंच पाते हैं, और बाकी जो रेस्ट हैं 1/3 वो स्कूल जाते ही नहीं है। वो या तो घरों में होते हैं या फिर कहीं पर चाइल्ड लेबर के रूप में काम कर रहे होते हैं। और अगर ये जो बच्चे हैं ये अगर स्कूल जाना शुरू कर दें तो इनके स्कूल जाने की वजह से हमें ज्यादा बिल्डिंग्स की जरूरत होगी, ज्यादा टीचर्स की जरूरत होगी और दूसरे स्टाफ्स की जरूरत होगी। तो प्लानिंग कमीशन द्वारा एक स्टडी कंडक्ट किया गया था जिसमें कि ऐसी बात कही गई थी कि अगर एग्रीकल्चर एजुकेशन सेक्टर को सही तरीके से बढ़ावा मिले तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ हम 20 लाख जॉब क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम हेल्थ सिचुएशन को इंप्रूव करें अपने राज्य में, देश में, तो इसकी वजह से हमें ज्यादा डॉक्टर्स, ज्यादा नर्सेज, ज्यादा हेल्थ वर्कर्स की जरूरत होगी रूरल एरियाज में, और इसी वजह से हम बहुत बड़ी संख्या में जॉब जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, और एक तरीके से डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम पूरा कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो पंजाब है और जो दूसरे स्टेट है वहां पर जो डेवलपमेंट के दूसरे एस्पेक्ट हैं वहां पर एक तरीके से अच्छा काम नहीं हो रहा है। तो अगर इन चीजों पर हम ध्यान दें तो इससे हमें 2 चीजें फायदा मिलता है। पहला तो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और दूसरा हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें भी मदद मिलता है, डेवलपमेंट भी अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो देखिए जितने भी स्टेट या फिर रीजन है उनके पास एक तरीके से पोटेंशियल है कि वो अपने इनकम और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं अपने लोगों के लिए जो उस इलाके में रह रहे हैं। तो इसके लिए वो दूसरी चीजें भी कर सकते हैं, जैसे टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं या फिर रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं, और नई सर्विसेज को भी ला सकते हैं जैसे कि IT हो गया। तो देखिए इसमें से कुछ जो है उनको एक तरीके से काफी प्लानिंग की जरूरत होती है और सपोर्ट की जरूरत होती है गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन कुछ जो है उनको उतना ज्यादा सपोर्ट की
नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टडी किया गया था प्लानिंग कमीशन द्वारा, जिस स्टडी की बात हमने ऊपर की थी, उसमें कहा गया था कि अगर टूरिज्म को बढ़ावा मिले एज अ सेक्टर, तो उस वजह से हम हर एक साल करीब एडिशनल एम्प्लॉयमेंट 35 लाख लोगों को दे सकते हैं। यानी कि सोच सकते हैं कितना बड़ा ये नंबर है कि एडिशनल 35 लाख लोगों को हम जॉब दे सकते हैं। तो ये बात हमें रियलाइज करना होगा कि इसमें से जो कुछ सजेशंस यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, ये ऐसा नहीं है कि आज हमने चाहा और कल ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। नहीं, इसको इंप्लीमेंट होने में काफी लॉन्ग टाइम लगता है, काफी लंबा टाइम लगता है। हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी लग सकते हैं इस चीज को इंप्लीमेंट होने में। और अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें कि तुरंत इंप्लीमेंट होने वाली बातों की, कि आज हम चाहते हैं कि जॉब क्रिएट करना है और कल से लोगों को जॉब मिल जाए, तो इस स्थिति के लिए हमें कुछ दूसरी चीजें करनी होंगी। तो उसके लिए हमें कुछ क्विक मेजर्स लेने होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर बात की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में जो है उसने एक नया लॉ बनाया था, राइट टू वर्क, जिसको 200 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया गया था, और इसको कहा गया था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा 2005। इसको फिर मनरेगा कर दिया गया था, महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था अंडर नरेगा 2005। और उन सभी लोगों को जो कि एबल हैं काम करने के लिए और जिनको काम की जरूरत है, उनको 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई थी। है अभी भी चलता है ये, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, दी गई है। और अगर गवर्नमेंट 100 दिनों का रोजगार उन लोगों को नहीं दे पाती है जिनको जॉब की जरूरत होती है, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाता है उन लोगों को। तो देखिए, इस एक्ट में एक प्रावधान किया गया था कि इस एक्ट में वैसे कामों को प्रेफरेंस दिया गया था जो कि लैंड से प्रोडक्शन को बढ़ावा देते थे, जैसे कि कुएं खोदना हो गया या फिर तालाब बनाना हो गया। इस तरीके के जो काम थे वो उन कामों को इसमें ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और यह है वीडियो नंबर 5 इस चैप्टर का। इसके पहले 4 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जहां से आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टॉपिक जिसका नाम है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। देखिए, इसके पहले जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने पढ़ा था कि आखिर किस तरीके से नए जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं गवर्नमेंट द्वारा या फिर समाज द्वारा, सोसाइटी में। लेकिन अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे जॉब्स हैं उनको हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी में डिवाइड क्यों करते हैं, और इन दोनों ये जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड जॉब है, इन दोनों को हम देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो यहां लिखा गया, लेट अस एग्जामिन अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज हो रहे हैं उनका एक और तरीका है क्लासिफाई करने का, उनको क्लासिफाई करने का, जिसको कि इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। दिस लुक एट द वे पीपुल आर एम्प्लॉयड, व्हाट आर देयर कंडीशंस ऑफ वर्क, आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर फॉलोड एज रिगार्ड देयर एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, अभी तक जो हमने टॉपिक किया उसमें हमने देखा कि जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको हमने उनके प्रोडक्टिविटी के आधार पर डिवाइड किया था कि आखिर वो कौन सा प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो नेचुरल प्रोडक्ट है या फिर मैन मेड है या फिर कोई सर्विसेज है। इसके आधार पर अभी तक हमने डिवीजन पढ़ा। लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि लोग किस तरीके का काम कर रहे हैं, इसके आधार पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड करेंगे। यानी उनके काम करने का कंडीशन कैसा है, कहां पर उनको काम दिया जा रहा है, उनको काम करने के लिए किसी तरीके का रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किया जाता है या नहीं, या फिर उनको जॉब के दौरान कोई रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किया जाता है नहीं, इस चीज को हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, 2 व्यक्तियों को कंपेयर किया गया है, एक कांता है और दूसरा कमल। तो देखिए, कांता जो है एक ऑफिस में काम करती है, वो ऑफिस 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक अटेंड करती है। उसको उसकी सैलरी हर महीने के अंत में मिल जाती है, और सैलरी के अलावा उसे प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, और जो कि सरकार द्वारा नियमों के आधार पर लाया गया है।
उसको मेडिकल और दूसरे तरह के अलाउंसेस भी मिलते हैं। और कांता जो है वो संडेज को ऑफिस नहीं जाती, वो उसका पेड हॉलीडे है। और जब उसने काम ज्वाइन किया था तो उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जिसमें कि सारे टर्म्स और कंडीशन लिखे गए थे काम करने के। इसके बाद इसके सामने दूसरा एक एग्जाम्पल है, दूसरा एक व्यक्ति है जिसका नाम है कमल। तो देखिए कमल जो है वो कांता का नेबर है, कांता के घर के पास ही रहता है। वो एक डेली वेज लेबरर है। वो एक ग्रोसरी शॉप में, पास के ग्रोसरी शॉप में काम करता है। वो सुबह 7:30 बजे से काम शुरू करता है और रात के 8 बजे तक काम करता है। और उसको किसी भी तरीके का अलाउंस नहीं दिया जाता है उसके वेजेस या फिर उसके सैलरी के अलावा। और उसको उन दिनों के लिए सैलरी भी नहीं दी जाती जिस दिन वो काम नहीं करता है। जैसे कि इसको कांता को हमने देखा कि पेड हॉलीडे मिलता था, इसको किसी भी तरीके का पेड हॉलीडे या फिर लीव नहीं मिलता है। और यानी कमल को किसी भी तरीके का फॉर्मल लेटर भी नहीं दिया जाता कि जब उसको जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया था। और उसको कभी भी कहा जा सकता है कि उसको नौकरी से निकालने के लिए, और उसका मालिक जो है शॉप का मालिक उसको कभी भी नौकरी से निकाल सकता है। तो यहाँ पर सिंपली आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप कांता और कमल के जो जॉब के कंडीशन है, काम का जो कंडीशन है, उनके बीच में कोई डिफरेंस देख रहे हैं। तो जैसा हमने इस पूरी स्टोरी में पढ़ा और पूरा एग्जाम्पल देखा, तो इस पूरे एग्जाम्पल को देखने से ही हमें पता चलता है कि इन दोनों के काम करने के तरीके में या फिर इनका जो वर्किंग प्रोफाइल है, इनका जो कंडीशन है, ये बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर हमें बहुत सारी बातें समझाई गई है जिसे कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कांता जो है वो जिस तरीके से काम करती है, जिस सेक्टर में काम करती है, उसे हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। तो अब ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है इसे हम समझ लेते हैं। तो देखिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वो उस तरह के इंटरप्राइजेज या फिर प्लेसेस, काम करने के प्लेसेस को हम कहते हैं जहां पर जो एम्प्लॉयमेंट का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो रेगुलर होता है और लोगों को एक तरीके से एश्योर्ड वर्क होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को जितना काम है उतना ही करना है और सारी चीजें रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार होती हैं। और ये जो फर्म्स होते हैं, ये जो प्लेसेस होते हैं जहां पर लोग काम करते हैं, ये सरकार के पास रजिस्टर्ड होते हैं और सरकार के द्वारा तय किए गए सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को ये फॉलो करते हैं। और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गए, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गए, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट हो गए, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो गए। इस तरीके के जितने भी एक्ट्स हैं, इन कानूनों के आधार पर जो भी नियम कानून हैं या फिर जो भी चीजें हैं उनको फॉलो किया जाता है यहां पर काम करने वाले लोगों के लिए। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर। तो यहां पर सिंपली कहा गया है कि इसको हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्यों कहते हैं। इसको हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सेक्टर में एक खास तरह के प्रोसेस होता है, एक खास तरह का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है या फिर लोगों को काम पर रखा जाता है। और इसमें से कुछ लोग जो हैं वो हो सकता है कि किसी के द्वारा एम्प्लॉयमेंट कहीं काम नहीं कर रहे हो बल्कि वो अपना खुद का काम कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को रजिस्टर किया है गवर्नमेंट के पास और वो सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए वर्कर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट का सिक्योरिटी एक तरीके से मिलता है, प्रोवाइड होता है और उनको एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स काम करना होता है। यानी कि किसी कंपनी में 7 घंटे, किसी कंपनी में 6 घंटे, तो उनका जो टर्म होता है, काम करने का समय होता है, वो एक फिक्स्ड होता है। और अगर वो उस समय से ज्यादा वो अगर काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम पेमेंट भी करना होता है कंपनी द्वारा या फिर सरकार द्वारा जहां भी वो काम कर रहे हैं और जिसने भी उन्हें काम पर रखा है। और उनको बहुत तरह के दूसरे बेनिफिट भी मिलते हैं अपने मालिक से या फिर कंपनी से। तो आखिर ये बेनिफिट होते क्या हैं? तो इसमें सिंपली जो बेनिफिट इंक्लूड होते हैं जैसे पेड लीव हो गया, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेजुटी हो गया। तो इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट भी मिलता है जो कि लॉज द्वारा बताया गया है। फैक्ट्री मैनेजर्स जो है वो एक तरीके से इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है वो साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और इसके साथ ही जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी सेफ होना चाहिए। और इसके साथ ही जब वो रिटायर हो तो उनको पेंशन भी मिले और इसके अलावा भी दूसरी सुविधाएं मिले जो कि वर्कर्स को मिलनी चाहिए। तो ये जो वर्क इलाका था, यहाँ पर हमारा
कांता काम करती थी। लेकिन अब हम कमल की बात कर लेते हैं, कमल किस कंडीशन में काम करता है। तो देखिए कमल जिस सेक्टर में काम करता है, जिस तरीके का काम करता है, उसे हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। तो आखिर ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता क्या है? तो देखिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को सिंपली हम कहते हैं वैसे स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स जो कि सरकार के कंट्रोल से बाहर होते हैं। सरकार के कंट्रोल से बाहर होने के कहने का मतलब ये है कि सरकार के रूल्स और रेगुलेशन को ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। इसके बावजूद कि इसके लिए रूल्स बनाए गए, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के लिए रूल्स बनाए नहीं गए हैं, इनके लोगों के लिए रूल्स हैं, लेकिन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। और यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो काफी लो पेड होते हैं, यानी इस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको उतना सैलरी नहीं मिलता, उतना पैसा नहीं मिलता, और इनको जॉब्स भी रेगुलर नहीं मिलता है। कई बार होता है कि इनको कई महीनों तक जॉब नहीं मिला, कई दिनों तक जॉब नहीं मिला, इस तरीके से। और इसके साथ ही यहाँ पर किसी भी तरीके का ओवर टाइम या फिर पेड लीव, हॉलीडेज, इस तरीके का कोई भी चीज यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है। यानी कि जितने दिन वर्कर आएगा, जितने देर काम करेगा, उसके लिए उसको पैसा मिलेगा। अगर वो किसी दिन छुट्टी लेता है तो उसके लिए उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ ही ओवर टाइम जैसा भी फॉलो नहीं किया जाता है। अगर वो वर्कर सुबह 6 बजे से काम रात के 10 बजे तक कर रहा है तो उसके लिए भी उतनी ही सैलरी मिलेगी जितनी वो 10 बजे से 4 बजे तक करे। तो इस तरीके की चीजें भी यहां पर होती हैं। और यहां पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिक्योर नहीं होता है। किसी भी दिन जो है उसका मालिक, एक व्यक्ति का मालिक जो है उसे कह सकता है कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और जब भी काम कम होता है, जैसे कि कुछ सीजन्स होते हैं जब बहुत सारे वर्क में काम नहीं होता, बहुत सारे सेक्टर्स में काम नहीं होता, तो वहां पर कुछ लोगों को नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। और इसके साथ ही बहुत चीजें डिपेंड करती है जो उनका मालिक है उसके ऊपर, यानी मालिक का मूड सही है, मालिक गुस्सा हो गया, इस तरीके की चीजें के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे आप सिंपली जाते होंगे तो कोई शॉप में देखते होंगे कोई वर्कर वहां पर काम कर रहा है, तो वो एक तरीके का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया कि उसका जो शॉप का जो ओनर है वो उसको किसी भी दिन कह सकता है कि उसको बाहर किया जाता है नौकरी से, या फिर किसी भी दिन उसको कहा जा सकता है कि तुम्हारी सैलरी कम कर दी जाएगी, या फिर तुमको इस दिन का सैलरी नहीं मिलेगा। इस तरीके की चीजें उसके मालिक के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि वो एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है कि वो व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है। तो देखिए ये जो सेक्टर है इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं जो काफी छोटे छोटे तरीके काफी छोटे छोटे जॉब्स करते हैं। जैसे स्ट्रीट पर जो सामान बेचते हैं, या फिर रिपेयर वर्क जो करते हैं, शॉप्स में जो आप वर्कर्स देखते हैं, फार्मर के यहाँ जो काम करते हैं, अपने जमीन पर भी जो काम कर रहे हैं, या फिर जो लेबरर्स जो दूसरे के जमीन पर काम कर रहे हैं, ये सभी हमारे किस में आ जाते हैं? ये सभी हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स में आ जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आपको लेट्स वर्क दिस आउट है, इसको आप देख लें, इसको मैं नहीं बताने वाला हूं। इसके बाद यहाँ पर आता है पॉइंट, आता है टॉपिक हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो आखिर जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हमने कंडीशन देखा कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्कर्स है उनके साथ क्या कंडीशन है, तो इसको सुधारा कैसे जा सकता है, या फिर वहां पर वर्कर्स के जो राइट्स हैं उनको बचाया कैसे जा सकता है, वर्कर्स को बचाया कैसे जा सकता है। तो देखिए जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है वो ऐसे जॉब्स प्रोवाइड करता है जो जिसको हर कोई चाहता है, यानी कि हर कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही काम करना चाहता है। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो उतना ज्यादा एक्सपैंड नहीं करी है जितना कि हमारे यहाँ काम करने वाले लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत ही कॉमन है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो इंटरप्राइजेज हैं वो एक तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड रूप में भी काम करे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के रूप में भी काम करे। तो वो इस तरीके के स्ट्रेटेजीज इसलिए अपनाते हैं ताकि उनका टैक्स बच जाए और उनको किसी भी तरीके का लॉज फॉलो नहीं करने पड़े, जो कि एक तरीके से लेबरर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज लॉ हो गए या फिर इस तरीके के जो लॉज हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत बड़ी संख्या में जो वर्कर्स हैं उनको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जॉब्स में एंटर करने के लिए फोर्स किया जाता है, जहां पर उन्हें बहुत ही कम सैलरी दी जाती है और उनको काफी एक्सप्लॉइट किया जाता है और उनको फेयर वेज भी नहीं दिया जाता है। तो एक तरीके से आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा
जो ग्लास फैक्ट्री होती है या फिर चूड़ी कारखाना, इस तरीके के कंडीशंस पड़े होंगे, वहां पर बच्चों को काफी ज्यादा एम्प्लॉय किया जाता है, चाइल्ड लेबर्स को। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो वो वर्कर्स हैं, चाइल्ड लेबर्स हैं या फिर इस तरीके के जो वर्कर्स हैं, वो आपको बहुत ही कम दामों पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। वहां पर लेबर लॉज को फॉलो नहीं करना होता है, मालिक जैसे चाहे वैसे काम करवा सकता है। तो इसलिए वहां पर जो वर्कर्स हैं उनको फोर्स किया जाता है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में काम करें। वो उनको गवर्नमेंट के पास रजिस्टर नहीं किया जाता है, ताकि किसी भी तरीके के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो ना करना पड़े। तो देखिए, इसके साथ ही ये जो जॉब्स होते हैं, यहाँ पर अर्निंग्स काफी लो होता है और ये रेगुलर नहीं होता है। यहाँ पर जो अर्निंग्स होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये रेगुलर नहीं होता है और यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो सिक्योर नहीं होते और किसी भी तरीके का दूसरे तरीके का बेनिफिट्स नहीं दिया जाता है। और 1990s के बाद ये काफी कॉमन देखा गया कि बहुत बड़ी संख्या में जो वर्कर्स हैं वो अपने जॉब लूज कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स की संख्या काफी घट रही है। तो ये जो वर्कर्स हैं इनको एक तरीके से फोर्स किया जाता है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के में जाकर काम करें और वहां पर काफी लो अर्निंग्स में काम करें। और इस वजह से ज्यादा वर्क के जनरेट करने के साथ साथ यहाँ पर इस बात की भी जरूरत है कि जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। यानी जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको एक तरीके से उनके राइट्स का प्रोटेक्शन हो और उनको काफी सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाए। तो आखिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग कौन है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर इतने वल्नरेबल हैं जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो अगर आप रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये इनमें मेनली आपके लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स आ जाते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आ जाते हैं, शेयर क्रॉपर्स आ जाते हैं जिनको कि हम बटाईदार कहते हैं, बटाईदार सिंपली कहा जाता है, और आर्टिसंस आ जाते हैं जैसे कि वेवर्स हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, कारपेंटर्स हो गए और गोल्ड स्मिथ्स हो गए, ये सभी आ जाते हैं। और करीब 80% जो रूरल हाउस होल्ड है इंडिया में वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया में कितने बड़े स्तर पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना कितने जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा करीब 50% पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है। प्राइमरी सेक्टर को सिंपली एक तरीके से हम एग्रीकल्चर सेक्टर मान सकते हैं और यहां पर कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का 80% जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी में आता है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं जिनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो ये जो फार्मर्स हैं इनको काफी सपोर्ट की जरूरत होती है सरकार द्वारा, और इनको समय से सीड प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड करना, क्रेडिट प्रोवाइड करना, स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, मार्केटिंग आउटलेट्स प्रोवाइड करना, ये सभी सरकार की एक तरीके से जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर सरकार इन चीजों को प्रोवाइड नहीं करेगी तो इनका एक तरीके से काफी इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पर मेनली वैसे वर्कर्स आते हैं जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन में जो कैजुअल वर्कर्स काम करते हैं, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं, और जो स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में काम करते हैं या फिर जो हेड लोड वर्कर्स के रूप में काम करते हैं यानी कूली के रूप में इस तरीके से काम करते हैं, गारमेंट मेकर, रैक पिकर, ये सभी हमारे अर्बन एरियाज में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के रूप में आ जाते हैं। और इसके साथ ही जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको भी गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत होती है ताकि उसको रॉ मटेरियल मिल सके, और एक तरीके से मार्केटिंग का सपोर्ट की भी जरूरत होती है ताकि वो अपने आउटपुट को बेच सके। और इसके साथ ही जो कैजुअल वर्कर्स हैं रूरल और अर्बन एरियाज में उनको भी प्रोटेक्शन की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनके साथ जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं वो एक तरीके से सबसे ज्यादा होता है। और इसके साथ ही जो ज्यादातर जो वर्कर्स हैं ये आपको शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड कम्युनिटीज से आ जाते हैं और ये आपको मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही मिलेंगे। और इरेगुलर जॉब्स और लो पेड वर्क के अलावा इनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना होता है, और इसके साथ ही प्रोटेक्शन और सपोर्ट की भी जरूरत होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को। क्यों और ये इकोनॉमिक भी होना चाहिए और सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि सोसाइटी में उनको उनका एक तरीके से उचित स्थान भी मिले और इसके साथ साथ उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। तो यहाँ पर लेट्स रिकॉल दिया गया है, इसको आप खुद से कर ले। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स को और इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और यह वीडियो नंबर 6 इस चैप्टर का। इसके पहले 5 वीडियोस किए मैंने इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ के आ रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं सेक्टर्स के बारे में इंडियन इकोनॉमी के। लेकिन अभी तक हमने 2 तरीके का डिवीजन पढ़ा था सेक्टर्स का। पहला तो प्रोडक्शन के आधार पर कि आखिर किस तरीके का प्रोडक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं सेक्टर से, उसके आधार पर। और दूसरा हमने पढ़ा कि किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करते हैं अपने इकोनॉमी में, उसके आधार पर। तो प्रोडक्शन के आधार पर हमने डिवीजन किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। और एम्प्लॉयमेंट के आधार पर हमने डिवीजन किया था ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। और अब हम डिवीजन करने वाले हैं ओनरशिप के आधार पर, यानी किसी एक खास कंपनी की या किसी एक खास सर्विसेज का मालिक कौन है, इसके आधार पर हम डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन के 2 हिस्से हैं, पहला पब्लिक और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। 2 तरीके से हम डिवीजन करते हैं। तो देखिए, अगर किसी एक खास कंपनी का मालिक या फिर उसके एसेट्स का मालिक और सर्विसेज प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी अगर सरकार के पास है तो इसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, पब्लिक सेक्टर का फर्म कहते हैं। उसी तरीके से कोई खास कंपनी है या फिर कोई खास सर्विसेज प्रोवाइड करने का कोई फर्म है, उसका एसेट और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका मालिकाना हक अगर किसी एक खास व्यक्ति के पास है या किसी खास कंपनी के पास है तो उसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। तो अगर हम पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल लें तो उसमें हमारा रेलवेज आ जाता है और पोस्ट ऑफिस आ जाता है। और इसी तरीके से अगर हम प्राइवेट फर्म का एग्जांपल लें तो उसमें हमारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आ जाता है और इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज आ जाता है। तो देखिए, अगर हम एक्टिविटीज की बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर के जितने भी एक्टिविटीज होते हैं उनका एक मुख्य उद्देश्य होता है, वो होता है प्रॉफिट कमाना, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना। और उनके जो सर्विसेज होते हैं, उन सर्विसेज को लेने के लिए हमें ज्यादा पैसे देने होते हैं और किसी एक खास व्यक्ति को या किसी एक खास कंपनी को। और जो पब्लिक सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर का मेन मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। जैसे कि अगर आप सरकारी कंपनी को देखें, जैसे रेलवे को देखें, तो रेलवे जो है, रेलवे आपके जितना किराया होना चाहिए उससे कम किराए पर आपको सफर कराती है। उसका रीजन यह है कि क्योंकि उसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका काम है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो इसके साथ ही जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट पैसे जुटाती है दूसरे तरीके से, टैक्स के जरिए या फिर किसी और तरीके से, और इन सर्विसेज पर खर्च करती है ताकि सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके लोगों को। और आज के दिन में अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट बहुत तरह की चीज़ों पर खर्च करती है और बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ पर खर्च करती है। तो आखिर ये एक्टिविटीज़ होते क्या हैं और गवर्नमेंट इन चीज़ों पर खर्च क्यों करती है, इस चीज़ को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर हमें पब्लिक सेक्टर फर्म्स की ज़रूरत क्यों है और पब्लिक सेक्टर फर्म्स को क्यों होना चाहिए, इस तरीके का एक हम देखेंगे। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक सोसाइटी को ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक सोसाइटी को चाहिए, जो कि प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रोवाइड नहीं कर सकता है। और प्राइवेट सेक्टर अगर प्रोवाइड कर भी देता है तो हम उसे अपने लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो रीजनेबल कॉस्ट पर नहीं होती है। क्यों? उसका रीजन ये है कि देखिए, बहुत सारे जो चीजें होती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना होता है, जो कि एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी से बाहर है। प्राइवेट सेक्टर उतना खर्च नहीं कर सकती है, और अगर वो खर्च करने लगे तो वो टिकेगी ही नहीं मार्केट में। और इसके साथ ही अगर वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग से पैसे एक तरीके से लेने होंगे। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल होती है। और इसके बावजूद अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है और सर्विसेज प्रोवाइड करने के बावजूद उसका जो रेट होगा, यानी कि जो वो चार्ज करेगी अपने सर्विसेज के लिए, वो काफी ज्यादा हाई होगा। फॉर एग्जांपल, अगर वो रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हो गया, रेलवेज हो गए, हार्बर्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो गया, इरिगेशन प्रोवाइड करना हो गया, और भी बहुत सारी काम है। तो ये सभी काम को गवर्नमेंट जो है वो करती है, और इसके लिए वो काफी पैसा खर्च करती है, और ये एक तरीके से इंश्योर करती है कि ये फैसिलिटीज एवरीवन, सभी लोगों को मिले। तो आखिर गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है? उसका रीजन ये है कि जो रोड्स हम यूज करते हैं, जो रेलवेज हम यूज करते हैं, या जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, उसको अगर प्राइवेट सेक्टर बनाए, तो प्राइवेट सेक्टर अगर बनाती है इसे,
तो उसके लिए वो काफी ज्यादा प्राइसेस चार्ज करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर सोचिए कि आज आप रेलवे में घूमते हैं, रेलवे से जाते हैं, आपको 10 रुपए का टिकट लगता है। अगर वही काम अगर कोई प्राइवेट सेक्टर करती है और अपने प्रॉफिट्स को जोड़े और भी सारी चीजों को जोड़े, तो वो 10 रुपए का टिकट आपको 20 रुपए का, 30 रुपए का हो सकता है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर इन सभी चीजों को नहीं करती है। और इसी तरीके से अगर प्राइवेट सेक्टर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, तो वो उसमें अपना प्रॉफिट भी जोड़ती है, लागत भी जोड़ती है। सभी चीजें जोड़ने के बाद वो एक तरीके से सस्ते दामों पर इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं मिल पाएगी, जितना कि हम एक तरीके से नॉर्मली यूज करते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार इन चीजों को करती है, ब्रिजेस बनाती है, रेलवेज प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, डैम बनाती है, ताकि अगर कोई समाज में गरीब से गरीब तबका है जो कि इन चीजों को महंगे दामों पर अफोर्ड नहीं कर सकता है, उन्हें भी इन चीजों को एक तरीके से इन चीजों की सुविधा मिल पाए। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज होती हैं जिनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है अगर उसको छोड़ दिया जाए या फिर वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से उस हिसाब से काम करे, तो वो उन बिजनेसेस को या फिर प्रोडक्शन को जारी ही नहीं रखेगी जब तक उसमें गवर्नमेंट जो है वो चेंज ना करे या फिर उनको इनकरेज ना करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाया जाता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर अपनी मर्जी से इलेक्ट्रिसिटी के दाम तय करे अपने प्रॉफिट के हिसाब से, तो उसका प्राइसेस जो है होगा वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। और इस वजह से जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं या फिर जो गरीब परिवार हैं वो बिजली को अफोर्ड नहीं करने पाएंगे, और उसके वजह से स्मॉल स्केल यूनिट्स को बंद करना पड़ेगा, और इस वजह से बहुत सारे जॉब लॉस होंगे और बहुत सारे परिवारों को अंधेरे में जीना पड़ेगा। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है यहाँ पर स्टेप इन करती है और प्रोड्यूस करती है और सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही सस्ते दामों पर, ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं, छोटे इंडस्ट्रीज या फिर बड़े इंडस्ट्रीज, वो उसको अफोर्ड कर सके, और जो परिवार हैं जो कि एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, गरीब परिवार, वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना जारी रख सके। तो इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो वीट को और भी दूसरी चीजों को, वीट, राइस, इसके अलावा बहुत सारी चीजों को फार्मर्स से एक फेयर प्राइस पर खरीदती है, यानी एक ऐसे कीमत पर खरीदती है जिस पर किसानों को प्रॉफिट हो, और उसको वो स्टोर करती है गोडाउन्स में, और फिर उसको सस्ते दामों में जाकर कंज्यूमर्स को बेच देती है राशन शॉप्स के जरिए। और इसके बारे में आपने पढ़ा होगा फूड सिक्योरिटी के बारे में क्लास 9th के चैप्टर 4 में। तो देखिए गवर्नमेंट जो है उसको कुछ खर्चे भी उठाने पड़ते हैं, कुछ जो इसमें जो इस पूरे प्रोसेस में जो लॉस होता है वो गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। और इस तरीके से जो सरकार है वो फार्मर्स को भी सपोर्ट करती है और इसके साथ साथ कंज्यूमर्स को भी सपोर्ट करती है, यानी गरीब किसान है उसे सस्ते दामों पर अनाज मिल जाता है, और उसके साथ ही जो किसान है, गरीब बीपीएल धारी परिवार है या फिर गरीब आदमी है, उसको अनाज मिल जाता है, और इसके साथ ही जो किसान है उसको एक अच्छा कीमत मिल जाता है उसके प्रोडक्शन के लिए, और वो अपनी खेती को जारी रख सकता है। और इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में ऐसे एक्टिविटीज हैं जो कि एक तरीके से सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए इसलिए जो सरकार है उसको इस पर खर्च करना बहुत ही ज्यादा एक तरीके से जरूरी हो जाता है और बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। तो देखिए प्रोवाइडिंग हेल्थ, यानी हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करना सभी लोगों के लिए एक तरीके से बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है और बहुत ही मस्ट है सरकार के लिए। और इसके साथ ही हमने इस चीज को डिस्कस किया है इन इश्यूज को फर्स्ट चैप्टर में। तो देखिए इसके अलावा एक अच्छे स्कूल चलाना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, खासकर जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये एक तरीके से ड्यूटी है सरकार की। और इंडिया में जो इलिटरेट पॉपुलेशन का जो साइज है वो वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट है, यानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा नहीं कहेंगे, वन ऑफ द लार्जेस्ट, यानी सबसे ज्यादा में से एक है संख्या में। और इसी तरीके से अगर हम बात करें इंडिया के हेल्थ की, तो इंडिया के जो चिल्ड्रंस है उनमें से आधे से ज्यादा माल नरिश्ड हैं, और उसमें से करीब क्वार्टर जो है वो क्रिटिकली इल हैं। और हमने पहले ही इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में पढ़ा था, और जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें उड़ीसा जो आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, जहां का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 87 है और 85 है। इस चीज के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। और ये जो है, ये नंबर जो है, ये एक तरीके से वर्ल्ड में हाईएस्ट हैं, और इसको अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड के सबसे गरीब देशों से, उनसे भी ज्यादा ये है। जो कि अफ्रीकन कंट्रीज में जो गरीब देश हैं उनसे भी कंपेयर करें तो उनका भी इतना नहीं है जितना कि हमारे इंडिया में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों का है। तो इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसको इस बात पर भी अटेंशन देने की जरूरत है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है
उसमें आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी मौजूद हो, हाउसिंग फैसिलिटीज भी मौजूद हो, और इसके अलावा जो गरीब हैं उनको फूड भी मिले और न्यूट्रिशन भी मिले। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो सबसे गरीब व्यक्ति है देश में या फिर एक खास इलाके में, उसको इग्नोर ना किया जाए। और इसके अलावा जो वैसे इग्नोर्ड इलाके हैं जहां पर अभी तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया है, वहां पर खर्च जो है उसको बढ़ाया जाए ऐसे एरिया में, और डेवलपमेंट को वहां भी लाया जाए। तो ये एक तरीके से सरकार की जिम्मेदारी है। इसके बाद देखिए यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।